Hello everyone, Namaskar. Welcome to Super Grads. And today we'll be discussing an important aspect of your lives यार. बहुत सारे लोग सोच रहे हैं यार कैट की तैयारी तो करनी है पर अभी शुरू करना चाहिए क्या? कुछ लोग सोच रहे हैं कैट देना भी चाहिए या नहीं देना चाहिए सर पहले तो ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं. So, I am Mayur Mishra, your M Square, who will be helping you understand key how you need to plan if you are planning for cat. What should be a perfect strategy? How does a perfect strategy looks like for the coming 9 months? क्योंकि अभी 9 महीने हैं और कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि यार हम आखिरी के 2 महीने में भी कर लेंगे, आखिरी के 1 महीने में भी कर लेंगे. तो शायद आप लोगों ने मैच देखा होगा कल वाला. वो ऐसा नहीं है कि सीधे पिच पे आए खेले और जीत गए. उसके लिए उन्होंने बैक एंड पे बहुत मेहनत की होगी और काफी लंबे समय से मेहनत की होगी. सो दिस इज द अप्रोप्रिएट टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन, किक स्टार्ट योर प्रिपरेशन बिकॉज दिस इज किक स्टार्ट मार्च. यस. सो वी आर हियर with these 9 months: March, April, May, June, July, August, September, October, and November. सो इन 9 महीनों में हमारी कैट की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए आई विल बी हेल्पिंग यू अंडरस्टैंड कि भाई करना क्या है. सो लेट्स बिगिन विथ कि पहली चीज की 9 मंथ्स सफिशिएंट है या फिर 9 मंथ्स ऐसा तो नहीं बहुत ज्यादा टाइम है. तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा. लेट अस अंडरस्टैंड अ बेसिक एनालॉजी कि भाई एक पेड़ को बड़ा होने में और उसमें फल लगने में काफी टाइम लगता है. पहले ही दिन प्लांट करके नेक्स्ट डे फ्रूट्स नहीं आ जाते. सो कैट का अगर आपको फल लेना है, कैट का आपको आउटपुट पॉजिटिव चाहिए, तो आपको अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा. एंड व्हाट ऑल स्टेप्स आर रिक्वायर्ड while planting a tree and getting the fruits. So first you have to gather your seeds. The first thing that you need to do is to gather your seeds. Okay, so if you are planning टू गैदर योर सीड्स, उसका मतलब क्या है? गैदर योर सीड्स का मतलब क्या है? यू हैव टू वर्क ऑन कॉन्सेप्ट बिल्डिंग. यू हैव टू वर्क ऑन कॉन्सेप्ट बिल्डिंग. तो इनिशियली हमें, अगर हम 9 महीने की बात करें, तो हमें पहला काम जो करना है वो है अपने कॉन्सेप्ट इकट्ठे करने, अपने कॉन्सेप्ट बिल्ड करने. और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में बहुत अच्छा खासा टाइम चला जाता है. हम जब कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहे होते हैं तो इट रिक्वायर्स सो मच ऑफ टाइम. ठीक है. नेक्स्ट स्टेप विच कम्स इनटू पिक्चर इज कि भाई उसको प्रॉपर एटमॉस्फेयर आपने दिया है, प्रॉपर वेदर कंडीशंस दी है सो दैट इट कैन ग्रो एंड कन्वर्ट इनटू अ सेपलिंग. तो आपको उसको ग्रो करने के लिए मौका देना पड़ेगा, उसको ग्रो होने होने के लिए फेवरेबल कंडीशंस देनी पड़ेंगी. तो जो भी कॉन्सेप्ट्स आपने सीखे हैं वो सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखने पे काम खत्म नहीं हो जाता, उसका रिफाइनमेंट एंड इम्प्रूवमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है. उसका रिफाइनमेंट एंड इम्प्रूवमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है. सो नेक्स्ट स्टेप which we are going to do in these 9 months is refining and then improving the concepts that we have built. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज कि यार मैंने कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लिए, मैंने रिफाइन और इंप्रूव कर लिया, उसके बाद नेक्स्ट थिंग इज कि कब तक वेट करना है, अब क्या करूं. सो नेक्स्ट थिंग इज कि भाई हमें पेड़ को जब तक नर्चर करना होता है जब तक वो एक बड़ा विशाल वृक्ष नहीं बन जाता. और नर्चर करने का तरीका क्या है कि हम कुछ भी कॉन्सेप्ट जो बिल्ड किए हैं, जो रिफाइन किए हैं, वो अपन भूले ना. उसके लिए वी हैव टू कीप रिवाइजिंग दी थिंग्स. सो द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज टू रिवाइज दी थिंग्स. एंड फाइनल स्टेप क्या होती है? जब पेड़ बड़ा हो जाता है तो अगली चीज क्या होती है भाई? उसमें फल लगते हैं. पर फल हम कच्चे तोड़ लें तो मजा नहीं आएगा, उनको प्रॉपर पकने देना चाहिए. तो प्रॉपर पकने के लिए ताकि हम आसानी से उसको हार्वेस्ट कर सके, उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि अब वृक्ष भी बन गया है, बड़ा पेड़ भी हो गया है. सो द नेक्स्ट थिंग इज मॉक टेस्ट और उसका एनालिसिस करेंगे. तभी हमें पता चलेगा कि हाँ ये प्रॉपर पके हुए फ्रूट्स हैं. इट इज नॉट लाइक कि हमने आधे पके हुए फ्रूट्स ही तोड़ लिए. सो मॉक टेस्ट और एनालिसिस, दिस इज अगेन एन इंपॉर्टेंट स्टेप. सो दीज आर द फोर थिंग्स which are there while preparing for CAT: concept building, refinement, revision, and then mock test and its analysis. Analysis बहुत जरूरी है. बिना एनालिसिस के मॉक देना इज लाइक नील बटे सन्नाटा. मूवी देखी होगी शायद, नहीं देखी तो देखो, इट्स अ वेरी गुड मूवी.
मोटिवेशनल भी है। नेक्स्ट थिंग इज कि स्ट्रेंथनिंग दी फंडामेंटल्स, मतलब जो हमने बात की कॉन्सेप्ट बिल्डिंग की, उसको कैसे करना है, तो फंडामेंटल्स अपने कैसे बनाने हैं। तो सबसे पहले यू हैव टू डिवाइड दी सिलेबस, यू हैव टू आइडेंटिफाई द डिफरेंट पैरामीटर्स, डिफरेंट एरियाज इन दी सिलेबस, एंड देन यू हैव टू प्रायोरिटाइज द टॉपिक्स टू बी प्रिपेयर्ड। कि भाई मेरे को अरिथमेटिक ठीक लगता है बट हायर मैथ्स पे मेहनत करनी है, मेरे को अरिथमेटिक पे भी मेहनत करनी है, मेरे को रीडिंग ठीक लगती है, मैं रीड कर लेता हूं। तो यू हैव टू आइडेंटिफाई, यू हैव टू डिवाइड एंड देन प्रायोरिटाइज कि मुझे पहले वर्बल पे ज्यादा फोकस करना है, एलआर पे ज्यादा फोकस करना है, या फिर क्यूए पे ज्यादा फोकस करना है। तो यू हैव टू प्रायोरिटाइज द टॉपिक्स। once you have prioritized the topics, then you have to identify what all sources, what all study material I am going to use. तो you have to fix कि भाई इस सोर्स से मैं पढ़ने वाला हूँ। ऐसे नहीं कि आज इस बुक से पढ़ा, कल उस बुक से पढ़ा, तीसरे दिन कोई बहुत ही शाइनी सी ग्लिटरिंग कवर वाली बुक दिख गई, वो खरीद के लाए, उससे पढ़ने लगे। नहीं, यू शुड रिफाइन योर रिसोर्सेज एज वेल कि आप कहाँ से पढ़ने वाले हैं। तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में देखो, हमें लग रहा है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग एक सिंपल सी चीज है, पर देखो कितने स्टेप्स इन्वॉल्व है। पहले यू हैव टू डिवाइड द सिलेबस, देन यू हैव टू प्रायोरिटाइज द टॉपिक, एंड देन you have to focus on the study material, what all sources you are going to use, and then you have to do the conceptual practice। बेसिक्स की जो प्रैक्टिस होती है, जो कॉन्सेप्ट अपन ने सीखे हैं, उसकी प्रैक्टिस भी बहुत मायने रखती है। कुछ लोग क्या करते हैं कि अरे बेसिक्स की क्या प्रैक्टिस करनी है, वो तो मेरे ऐसे ही ठीक है, बस थ्योरी सुन ली, कथा के समान सुन लिया और बस। तो ऐसे नहीं करना है, हमें उसकी प्रैक्टिस भी करनी है। नेक्स्ट इज टाइमली रिवीजन। ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन करना है अपने को, जो भी कॉन्सेप्ट्स किए हैं उसको। अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा, किसी का रिटेंशन पावर 15 दिन का है, किसी का 1 महीने का है, किसी का 2 महीने का है। तो इट विल डिपेंड, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवीजन विल डिपेंड ऑन योर रिटेंशन पावर। इट विल वेराई फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। सो देयर इज नो स्टैंडर्ड थिंग आई एम सीइंग कि हर 15 दिन में रिवाइज करो। कोई 15 दिन में रिवाइज करेगा, कोई 7 दिन में करेगा, कोई 1 महीने में करेगा। और 1 महीने में तो सबको करना ही है रिवीजन। इसके बियॉन्ड अगर गए तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होने के चांसेस हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज कि कॉन्सेप्ट बिल्डिंग तो अपन ने कर ली। अब रिफाइनमेंट और इंप्रूवमेंट के लिए क्या जरूरी है। तो रिफाइनमेंट और इंप्रूवमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है रिवीजन। जितनी बार आप रिवाइज करेंगे, हर क्वेश्चन को करने के तरीके आपके चेंज होंगे, हर क्वेश्चन को अप्रोच करने के तरीके आपके बदलेंगे। सो रिवीजन इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि रिफाइन और इंप्रूव कब होंगे। सर कॉन्सेप्ट तो बन जाता है, आंसर भी आ जाते हैं, सब सही चल रहा है अपना मामला, पर पता चला मैं टाइमली नहीं सॉल्व कर पा रहा हूं। तो वो टाइम बाउंड प्रैक्टिस भी अपने को करनी है। देन एनालाइजिंग दी मिस्टेक, मतलब ये नहीं करना है कि यार मिस्टेक्स तो हो रही हैं और उसमें कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं, चलो हो रही है होने दो, मेरा बाकी तो मेजर पोर्शन तो सही जा रहा है, तो उसको एनालाइज नहीं किया। तो यू हैव टू एनालाइज दी मिस्टेक्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वर्क ऑन दी एक्यूरेसी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि मैं तो 50-50 होता है मेरा, आधे सही होते हैं आधे गलत होते हैं, तो ऐसे नहीं करना है। इट शुड बी लाइक कि वर्क ऑन दी एक्यूरेसी, वट एवर यू आर प्लानिंग, वट एवर यू आर डूइंग शुड बी एक्यूरेट। कि भाई मेरे को पता है कि मैं ये जो 50% करता हूं, ये डेफिनेटली मेरा सही होता है। हाँ, ये वाला पोर्शन मेरा नहीं आता मुझे, इसको मैं रिजेक्ट कर सकता हूं। तो यू हैव टू वर्क ऑन दी एक्यूरेसी पार्ट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि भाई मॉक और एनालिसिस की अपन ने बात की थी, तो उसको अपन नवंबर के नाम से जाना जाता है। कि नवंबर जो है अपना, दैट शुड टोटली बी डेडिकेटेड टू मॉक, giving the mock, appearing for previous year question papers, appearing for previous year papers, appearing for previous year question। टॉपिक वाइज कर रहे हैं तो previous year question will help। अगर पूरा कॉन्सेप्ट फुल लेंथ टेस्ट देना तो previous year paper will help। this you can do, and then you have to do the detailed analysis। जैसा कि मैंने इनिशियली भी कहा है कि बिना एनालिसिस के मॉक देने का आउटपुट जो है वो 0/0 होगा, उसका कोई भी महत्व नहीं रह जाएगा। सो यू हैव टू take care of the detailed analysis, and next is the revision। Yes, the most important thing is revising। now we are not revising the concept, we are revising the mock। क्या बात कर रहे हो सर, मॉक भी रिवाइज? हाँ, मॉक आपको रिवाइज करने हैं, क्योंकि मॉक जो है वो टोटली रिफ्लेक्शन है आपकी प्रिपरेशन का, और उसमें सब कुछ पूछा गया है। सब कुछ पूछा गया है, तो सब कुछ एक साथ रिवाइज करने का सबसे बेस्ट सोर्स क्या हो सकता है? दैट इज योर मॉक। तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ द रिवीजन ऑफ द मॉक्स। हमने मॉक दे तो दिए, एनालाइज भी कर लिए, पर रिवीजन नहीं किया। रिवीजन नहीं किया तो भाई जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपने सीखे थे, जो इंपॉर्टेंट लूप होल्स आपने आइडेंटिफाई किए थे, उनको याद कैसे करोगे, उनका इटरेशन कैसे होगा, दिमाग को कैसे पता चलेगा कहां पे इंप्रूव करना है। तो उसके लिए यू हैव टू
रिवाइज देम। नेक्स्ट, लेट्स कम टू आर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट की सर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। चलो आपने बता तो दिया कि क्या क्या करना है, पर ये कैसे ब्रेक डाउन करें। फॉर दिस आई हैव ब्रोकन दिस 9 months in the span of 5 durations, that is March April May June July August September October and finally the November। और द नवंबर का तो आपको पता ही है, द नवंबर स्टैंड्स फॉर मॉक एनालिसिस रिवीजन। मॉक एनालिसिस रिवीजन, मॉक और पीवाईक्यू एनालिसिस एंड देन रिवीजन। So let's quickly begin with March, April, our first month, and we will have these areas to work upon: QA, DILR, then RC अलग किया है मैंने, VA अलग किया है, क्योंकि कुछ लोगों का RC स्ट्रांग होता है, कुछ का VA स्ट्रांग होता है, और वो इस नोशन में रहते हैं कि इतना तो RC आना ही है, तो मेरा तो RC स्ट्रांग है तो अपन VA पे ध्यान ही नहीं देते। नहीं, हमें इक्वली सारी चीजों को इक्वल वेटेज देना है। गॉट इट? क्लियर है? एंड इन मार्च अप्रैल सबसे पहली चीज, व्हेन इट कम्स टू क्यूए, यू हैव टू आइडेंटिफाई द एरियाज कि कहां से शुरू करना है। यू हैव टू वर्क ऑन द बेसिक्स, है ना। अब बेसिक्स क्या हो सकते हैं किसी के लिए? यार मैंने तो 11th 12th और पूरी ग्रेजुएशन है, आई हैव नेवर स्टडीड मैथमेटिक्स, और मैथ्स जो है वो मेरी दुखती रग है। तो उसको ठीक करने के लिए यू कैन स्टार्ट विथ सीबीएसई ऑल्सो। 10th एनसीईआरटी की बुक उठाओ और आप उससे सॉल्व करना शुरू कर दो। किसी के लिए ऐसा है कि आई हैव बीन डूइंग समथिंग इन मैथमेटिक्स, कहीं ना कहीं मैथ्स घूम फिर के आता ही था मेरे सिलेबस में, मैंने 11th 12th में भी मैथ्स पढ़ा है, ग्रेजुएशन में भी मैथ्स पढ़ा है। तो दे कैन स्टार्ट विथ कॉन्सेप्ट्स की व्हाट ऑल कॉन्सेप्ट्स कम्स इन योर एग्जामिनेशन। तो चाहे आप 10th की एनसीईआरटी कर रहे हैं, चाहे आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स कर रहे हैं, फोकस ऑल दी थिंग्स अराउंड अरिथमेटिक्स। अरिथमेटिक अपना स्ट्रॉन्ग करने के लिए बेस्ट टाइम जो है दैट इज मार्च एंड अप्रैल। और यहीं पे यू कैन वर्क ऑन दी स्पीड मैथ। स्पीड मैथ मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि बहुत स्पीड से आप सॉल्व कर रहे हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट द टेक्निक्स, द ट्रिक्स, द टेक्टिक्स which makes your calculations faster, which makes your approaches faster, which are called as shortcut in the एग्जामिनेशन प्रिपरेशन। हम बोलते हैं शॉर्टकट मेरे बहुत अच्छे हैं, तो वो शॉर्टकट्स की जो तैयारी है उसके लिए आपको सबसे जो शांति भरा टाइम है दैट इज मार्च एंड अप्रैल। यहाँ पे कोई डिस्टरबेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके पास अभी कैट में बहुत टाइम, और बहुत सारा आपके पास ग्रुप नहीं है जो कि कैट की तैयारी कर। धीरे धीरे जून जुलाई तक जाओगे तो आपके पास एक ग्रुप होगा जिसमें 8 10 लोग होंगे, तो बहुत सारे इनपुट आते हैं। बट इस टाइम पे हो सकता है आप या 2 3 लोग मिलकर प्रिपेयर कर रहे होंगे, जिसमें इत्मीनान से शांति से बैठ के यू कैन फोकस ऑन बेसिक मैथमेटिक्स। तो क्यूए में क्या तैयारी करनी मार्च अप्रैल में? अपना अरिथमेटिक एकदम धुरंधर लेवल पे तैयार करके रख लेना है। नेक्स्ट थिंग दैट इज योर डीआईएलआर। तो डीआईएलआर में क्या होता है, बच्चे डायरेक्टली पजल सॉल्व करने शुरू कर देते हैं, बट माय एडवाइस इज आप टॉपिक बेस्ड पजल सॉल्व करो। अरेंजमेंट की पजल अलग करो, डिस्ट्रीब्यूशन की पजल अलग करो, कंपैरिजन की पजल अलग करो, सोलोलिज्म टॉपिक अलग करो। सारे टॉपिक बेस्ड पजल्स जो है, टॉपिक बेस्ड प्रिपरेशन आपको यहाँ पे करनी है। और इसके लिए एक बहुत अच्छी बुक भी है, इफ यू वांट टू प्रिपेयर बेसिक सिंपल इजी पजल्स, तो जॉर्ज जे समर्स की पजल्स एंड टीचर्स एक बुक है, वहां से भी यू कैन टेक हेल्प। और मार्च अप्रैल में हम कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, तो अपना अगर अरिथमेटिक सही कर लिया तो डीआई ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। सिमिलरली अगर टॉपिक बेस्ड पजल सॉल्व कर ली और टॉपिक बेस्ड डीआई कर लिया, टॉपिक बेस्ड डीआई मतलब बार ग्राफ के अलग क्वेश्चन करें, हम कोई मिक्स ग्राफ नहीं कर रहे हैं, हम बार ग्राफ अलग करेंगे, पाई चार्ट अलग करेंगे, और लाइन ग्राफ अलग करेंगे, कैसलेट अलग करेंगे, सबको इंडिविजुअली इंडिविजुअली सारी चीजें हमें अच्छे से आती हैं। फिर बाद में वी विल प्रिपेयर दी कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच, बट अभी के लिए तो इंडिविजुअल टॉपिक्स पे कमांड करने के। हाँ, पाई चार्ट का कोई भी क्वेश्चन दे तो कर सकता हूँ, उसमें मिक्स एंड मैच नहीं होना चाहिए। तो इस टाइप का हमें पॉजिटिव क्या कहते हैं वो होना चाहिए, अफर्मेशन होना चाहिए कि हाँ हो जाएगा मुझसे, बस इतनी गारंटी खुद की लेनी आनी चाहिए। नेक्स्ट, व्हेन इट कम्स टू आरसी, तो यू हैव टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग बेसिक आरसी प्रैक्टिस, आपको शुरू कर देनी मार्च अप्रैल में। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आरसीज नहीं उठाने, पहले तो बेसिक आरसी की प्रैक्टिस करनी है। और 90 मिनट का रीडिंग स्पैन आपको क्रिएट करना है कि 90 मिनट क्या मैं बिना थके पढ़ पाता हूं, मेरी आंखों में जलन नहीं होती है, मेरे को बैठे बैठे बैक में पेन नहीं होता है। अगर आपने ये 90 मिनट्स ऑफ फोकस रीडिंग
शुरू कर दी और 90 मिनट्स ऑफ फोकस रीडिंग में आपको कोई भी दुख दर्द तकलीफ नहीं होती, तो आपके आरसीज बहुत अच्छे जाने वाले हैं, क्योंकि आपको तो सिर्फ 40 मिनट की सेक्शन सॉल्व करना है। बट वाई एम टेलिंग 90, कि अगर हम 90 तक चले जाएंगे तो हमारा जो फटीग, जो हमारा 40 मिनट में आना चाहिए वो तो 90 तक है। तो हम 40 मिनट का वीए और 40 मतलब वीआरसी और 40 मिनट का डीआईएलआर 80 मिनट करने के बाद भी अभी अभी हमारे पास 10 मिनट की स्ट्रेंथ बची होगी, जिसमें हम दोबारा अपना क्या कहते हैं रीड कर सकते हैं और 10 मिनट, और उसके पहले ही अपना ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो अपने पास स्ट्रेंथ होती है, फोकस होता है क्यूए सॉल्व करने के लिए, तो इसलिए वो 10 मिनट का मार्जिन एक्स्ट्रा रखा हुआ है। सो यू हैव टू प्रिपेयर एंड फोकस ऑन 90 मिनट्स ऑफ फोकस रीडिंग। 90 मिनट तक मुझे कोई दुख दर्द नहीं होता, मैं एक गो में 90 मिनट बैठ के पढ़ सकता हूँ। ये स्ट्रेंथ अपने को डेवलप करनी है। तो मार्च अप्रैल में कैसे प्रोग्रेस करोगे इसके लिए? स्टार्ट विथ 30 मिनट, देन 40, देन 50। हर 5 दिन में आपको 10-10 मिनट बढ़ाने, एंड धीरे धीरे यू विल रीच दिस बेंचमार्क ऑफ 90। पहले दिन ही 90 करोगे तो ऑब्वियसली थक जाओगे। तो जिनको बिल्कुल भी आदत नहीं, दे कैन स्टार्ट विथ 20 मिनट्स इवन। बट जिनको आदत है तो ट्राई टू रीड फॉर 90 मिनट्स एटलीस्ट इन वन गो। 1.5 घंटे कंटिन्यूस रीडिंग, कंटिन्यूस रीडिंग। गॉट इट? एंड बेसिक आर्ट आरसी प्रैक्टिस। नेक्स्ट थिंग दैट कम्स इनटू पिक्चर इज ग्रामर एंड वोकैब। हमें ग्रामर पे काम, क्योंकि क्या होता है जनरली बाद में अफवाहें फैलने लगती हैं और बाद में हमें घबराहट भी होने लगती है, बहुत सिलेबस है तो आप ग्रामर पढ़ने से कोई मतलब नहीं, ग्रामर आती नहीं। भाई अगर आपको ग्रामर ढंग से नहीं आती तो आप आरसी भी नहीं कर पाओगे, आप पैराजंबल भी नहीं कर पाओगे, आप वीए भी नहीं सॉल्व कर पाओगे, कुछ नहीं सॉल्व कर पाओगे। तो ग्रामर आनी बहुत जरूरी है। तो हम अपनी ग्रामर पे फोकस कर सकते हैं, एंड वी कैन वर्क ऑन आवर वोकैबुलरी। यू कैन यूज वेरियस सोर्सेज, द बेस्ट वन I know is Word Power Made Easy. So you can go with this source and prepare your vocab. तो ये 2 महीने में हमारी vocab अच्छे से, vocab का बेस अच्छे से बिल्ड कर लेना है 2 महीने में। 2 महीने में ग्रामर पे काम कर लेनी है। नहीं तो लोग बोलते हैं vocab तो आती नहीं, ग्रामर तो आती नहीं, क्यों पढ़, अरे नहीं पढ़ोगे तो भाई सॉल्व नहीं कर पाओगे आरसी, नहीं सॉल्व कर पाओगे आप पैरा कंप्लीशन, पैरा जंबल्स, पैरा समरीज, कुछ भी सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो यू हैव टू वर्क ऑन दीज एरियाज, जो कि लोग कहते हैं कि नहीं आता। हाँ ठीक है, डायरेक्ट नहीं आता बट एप्लीकेशन तो है, इसके बिना मेरा वीआरसी सेक्शन सॉल्व नहीं किया जा सकता। एंड लास्ट थिंग इज टेस्टिंग स्ट्रेटजीज। तो टेस्ट में आई वुड रिकमेंड कि 2 टेस्ट पर मंथ, आपको 2 टॉपिक टेस्ट हर सब्जेक्ट के, मतलब 2 क्यूए के, 2 डीआई के, 2 एलआर के, 2 आरसी एंड 2 वीए के टॉपिक टेस्ट अगर दे सकते हो तो आपको 2-2 टॉपिक टेस्ट देने। एंड देन एटलीस्ट 4 सेक्शनल टेस्ट, मतलब 4 इसलिए लिखा हो क्योंकि 2 महीने का कॉम्बिनेशन है। तो 2 सेक्शनल टेस्ट आपको देने, एक 2 वीआरसी के सेक्शनल टेस्ट देने, 2 डीआईएलआर के सेक्शनल टेस्ट देने और 2 क्यूए के सेक्शनल टेस्ट। तो टॉपिक में क्या अंतर है, ये कॉम्प्रिहेंसिव क्यूमुलेटिव टॉपिक्स को इंक्लूड करके होते हैं। तो यू हैव टू अपियर फॉर टेस्ट एंड फुल लेंथ टेस्ट। अभी से आदत डालनी है देने की। यू विल हैव फुल लेंथ टेस्ट एंड यू हैव टू अपियर फॉर देम। आपको ऐसा लगेगा कि सिलेबस कुछ भी नहीं हुआ है, इट इज परफेक्टली फाइन। यू हैव टू प्रिपेयर योर बायोलॉजिकल क्लॉक एज पर दोज 120 मिनट्स, कि उस 120 मिनट में हाउ माई बॉडी इज रिएक्टिंग, हाउ माई आईज आर रिएक्टिंग, हाउ माई बैक इज रिएक्टिंग, हाउ माई माइंड इज वर्किंग फॉर दोज वन। उसकी प्रिपरेशन के लिए यू हैव टू स्टार्ट अपेयरिंग फॉर फुल लेंथ टेस्ट। सो 1 in March, 1 in April वुड सफाइस। इससे ज्यादा दे सकते हो तो वेल एंड गुड, बट एटलीस्ट यू हैव टू अपियर फॉर 2 full length tests in these 2 months. And we are done with March and April. Let's go to May, June. May, June में since you are done with basics, since you are done with arithmetics, आपकी स्पीड मैथ भी अच्छी है, so now focus on the topics जिसको अगेन की नंबर सिस्टम अब उतना नहीं पूछा जाता, पीएनसी प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन आता है या 2 क्वेश्चन आते हैं, तो वो इस टाइप की बातें फैले, क्योंकि जुलाई के बाद तो हड़बड़ाहट होगी, क्यों करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, लेस लीस्ट रिलेवेंस किस टॉपिक का है। तो ये सब नहीं सोचना है। इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है इन दोनों टॉपिक्स का डीआईएलआर सॉल्व करने में। अगर ये दोनों क्लियर है तो आपकी अलजेब्रा, फंक्शन, ये सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। तो अगर आपको अलजेब्रा अच्छी करनी है, अगर आपको डीआईएलआर अच्छी करनी है, तो आपकी नंबर थ्योरी, पीएनसी, प्रोबेबिलिटी जिसको हम मॉडर्न मैथ्स बोलते हैं, वो आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। सो यू हैव टू be well versed with these 2 topics, and May June is the best time. May में आप पूरा नंबर सिस्टम, नंबर थ्योरी, बेस सिस्टम, ये सारे टॉपिक्स खत्म कर लो। देन जून में पीएनसी, प्रोबेबिलिटी, जो भी इससे रिलेटेड टॉपिक्स हैं वो सारे खत्म कर लो। तो आपकी जो केस इंटेंसिव डीआईएलआर होती है वो सॉल्व करने में आपको बहुत
मजा आएगा और आप बहुत जल्दी कर पाओगे। आप अप्रोचेस बहुत ही एप्ट होंगी कि मतलब टू द पॉइंट आप रीड कर रहे हो, टू द पॉइंट आप केसेस बना रहे हो। तो उसके लिए यू हैव टू बी एक्यूरेट इनफ टू सॉल्व दीज टू एरियाज। ये बहुत ही प्रिसीजन से और बहुत सही सही सॉल्व कर पाता हूँ मैं ये दोनों चैप्टर्स। इसकी वजह से मेरे को बहुत मदद मिलने वाली है इन दी फर्दर रन। नेक्स्ट इज वेन डायग्राम्स। व्हेन इट कम्स टू डीआईएलआर तो वेन डायग्राम, गेम्स एंड टूर्नामेंट, रूट्स एंड नेटवर्क, ये तीन टॉपिक है जो कि एनी हाउ पूछे ही जाते हैं आजकल। पिछले कई सालों से हर एक स्लॉट में एक एक क्वेश्चन कोई ना कोई देखने को मिल जाता है। तो इसकी प्रिपरेशन बहुत स्ट्रॉन्ग करके हर लेवल के क्वेश्चन प्रिपेयर करके अपने को रख लेने मई और जून में, क्योंकि अब मैं टॉपिक वाइज प्रैक्टिस उधर कर चुका था। टॉपिक वाइज प्रैक्टिस के बाद अब मैं वेन डायग्राम, जिसमें कॉम्बिनेशन हो सकता है गेम्स एंड टूर्नामेंट, जिसमें बहुत सारे लॉजिक लगाए जा सकते हैं, कई वेराइटी हो सकती है, और रूट्स एंड नेटवर्क, ये सारी चीजें मैं इस टाइम पे प्रिपेयर करूंगा। एंड व्हाट वी हैव टू डू इन आरसी, तो आरसी में यू नीड टू डाइवर्सिफाई योर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, है ना। कैसे डाइवर्सिफाई करोगे? यू शुड प्रैक्टिस स्पेल्स। इट शुड नॉट बी लाइक कि मुझे सोशियोलॉजी बिल्कुल नहीं पसंद, मुझे साइकोलॉजी बिल्कुल नहीं पसंद, मुझे इकोनॉमिक्स नहीं पसंद। नहीं, तुम्हें सारे एस्पेक्ट्स प्रिपेयर करने हैं, तुम्हें सारे एस्पेक्ट्स स्ट्रॉन्ग करने हैं। तो आपको बिना बायस के बिना सोचे कि यार क्या मेरे को पसंद है, क्या मेरे को नहीं पसंद, ये सब कुछ बिना सोचे आपको स्पेल्ड प्रैक्टिस करनी है। व्हाट इज स्पेल्ड प्रैक्टिस? दैट इज सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, लीगल, टेक्निकल, एंड लास्ट वन इज फॉर स्पेल्ड सोशल, इकोनॉमिकल, साइकोलॉजिकल, पॉलिटिकल, टेक्निकल, लीगल। तो ये सारे एंगल्स आपको प्रिपेयर करने हैं, और इन सारे पे यू हैव टू बी वेल वर्स्ड। मतलब कोई भी टॉपिक आ जाए मैं अच्छे से कर लेता हूँ यार। मेरे को ऐसे कोई दिक्कत नहीं होती है कि मेरे को ये पसंद है ये पसंद नहीं है। मैं सारे टॉपिक्स पे इक्वली गुड हूँ, मैं सारी रीडिंग अच्छे से कर लेता हूँ, सारे आरसीज अच्छे से सॉल्व कर लेता हूँ। एंड नाउ हियर यू हैव टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग क्रिटिकल रीजनिंग। क्रिटिकल रीजनिंग की प्रैक्टिस यहाँ पे आपको शुरू कर देनी है, दैट इज इन मई एंड जून। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज वीए में हमें क्या करना है, दैट इज पैरा कंप्लीशन, पैरा समरी और वर्ड पावर मेड इजी आपको कंटिन्यू करना है। पर पैरा कंप्लीशन और पैरा समरी की प्रैक्टिस यहाँ से शुरू कर देंगे। अपनी ग्रामर प्रिपेयर हो चुकी है ऑलरेडी, वो कैप पे अपन काम कर ही रहे हैं, रीडिंग हैबिट अपनी हो ही गई है। तो नाउ वी कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन पैरा कंप्लीशन, पैरा समरीज। एंड व्हेन इट कम्स टू test, then you have to appear for 3 tests each month, 3 topic tests and 3 sectional tests each month and 4 FLTs, मतलब 2 मॉक देने हैं हर महीने में। मई में भी 2 मॉक देने हैं, जून में भी 2 मॉक देने हैं। कम से कम, इससे ज्यादा दे सकते हो वेल एंड गुड यार, गो हेड फ्रॉम माय साइड, जितने देने दो। बट इंपॉर्टेंट क्या है, तुम एनालाइज जरूर करो उसको। अगर एनालिसिस नहीं कर पा रहे हो तो इट इज ऑफ नो यूज। तो एनालिसिस होना चाहिए, इसकी अगर गारंटी ले पा रहे हो तो जितने मॉक दे सकते हो दो। नेक्स्ट थिंग इज जुलाई एंड अगस्त। तो जुलाई अगस्त में बहुत नोटिफिकेशंस आने लगते हैं, प्रेशर बिल्ड होने लगता है कि एग्जाम बिल्कुल आ गया है, बिल्कुल टाइम नहीं बचा है, 100 डेज स्ट्रैटेजी और वो सारी चीजें होने लगती हैं कि अब तो 100 ही दिन बचे हैं, अब तो 150 ही दिन बचे हैं। तो उसके लिए व्हाट यू नीड टू डू उस टाइम पे, अब मेरे पास अरिथमेटिक स्ट्रांग है, मेरा नंबर सिस्टम, प्रोबेबिलिटी, ये सब कुछ मैंने बहुत अच्छा कर लिया। एंड नाउ इज द टाइम टू स्टार्ट टू डीप डाइव इनटू अलजेब्रा। अलजेब्रा मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनइक्वालिटी, मॉड्यूलस, फंक्शन, प्रोग्रेशन, जो भी सारे टॉपिक्स हैं, इंडिसेस, लॉग, सर्ट्स, ये सब कुछ मैं एकदम जुलाई और अगस्त में खत्म कर दूंगा। पैरेलली मुझे और क्या प्रिपेयर करना है, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन मेरा बहुत स्ट्रांग होना चाहिए इस ड्यूरेशन में। अलजेब्रा में और ज्योमेट्री मेंसुरेशन का कॉम्बिनेशन जो है, दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड योर ट्रिग्नोमेट्री, वो भी खत्म कर दूंगा। तो मेरे पास 60 डेज का स्पैन है। इन 60 दिनों में आई कैन इजिली गो एंड कोप अप विद दिस मच ऑफ सिलेबस। तो 60 दिन में बहुत आसानी से आप कर सकते हो। तीन एक एक वीक का भी अगर आप शेड्यूल लोगे तो आपके पास 8 सप्ताह है, 8 सप्ताह में 8 टॉपिक किए जा सकते हैं बहुत आसानी से। तो यहाँ पे हमें ये बिल्कुल एकदम प्रिपेयर करके रख देने हैं, मतलब बेसिक्स, प्रैक्टिस एंड रिवीजन, तीनों चीज। नाउ लेट्स कम टू डीआईएलआर। डीआईएलआर थोड़ा लाइट हो गया क्योंकि मैंने सारा कुछ खत्म कर लिया उन 2 महीनों में। तो यहाँ पे मैं सिर्फ मैक्सिमम मिनिमा, क्वांट बेस्ड रीजनिंग और रीजनिंग बेस्ड दिया है, जो कि
कॉम्प्रिहेंसिव सेट्स होते हैं जिसमें सब कुछ मिक्स एंड मैच लगेगा, जो भी इन 2 महीनों में 4 महीनों में पड़ा है उन 4 महीनों का सारा मिक्स एंड मैच इधर होने वाला है। तो उस मिक्स एंड मैच को प्रिपेयर करने के लिए आई विल प्रैक्टिस दीज एरियाज। तो ये थोड़ा लाइट हो गया, क्वांट थोड़ा हेवी हो गया। यहाँ पे देखो क्वांट लाइट था, डीआईएलआर थोड़ा हेवी था। यहाँ पे डीआईएलआर लाइट है और क्वांट हेवी है, तो आपको प्रैक्टिस में वो बैलेंस, वो बफर मिल सकता है। लेट्स गो टू और आरसी प्रैक्टिस। तो आरसी के लिए यू नीड टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग टाइम बाउंड प्रैक्टिस, कि मैं यार 40 मिनट में कितने आरसी कर पा रहा हूँ, या एक आरसी करने में कितनी देर लगती है, वो कौन से लेवल का आरसी था। इजी आरसी करने में इतनी देर लगती है, मॉडरेट आरसी करने में इतनी देर लगती है, डिफिकल्ट आरसी करने में इतनी देर लगती है। तो वो आपको टाइम बाउंड प्रैक्टिस करनी है। यू हैव टू कंटिन्यू योर सीआर प्रैक्टिस, क्रिटिकल रीजनिंग की प्रैक्टिस भी आपको कंटिन्यू करनी है। और वही डाइवर्सिफाई और रीडिंग स्किल्स आपको हर एक एंगल पे जाके यू हैव टू डाइवर्सिफाई। ठीक है, मतलब हर एक एंगल पे जाके यू हैव टू रीड एंड यू हैव टू बी वेल वर्स्ड, वेल पॉलिश्ड with the knowledge of each and every area and well equipped with the knowledge of how to crack the RC, है ना। नेक्स्ट, टाइम बाउंड प्रैक्टिस अगेन, पैरा जंबल, पैरा कंप्लीशन, पैरा समरीज, इनकी भी हमें टाइम बाउंड प्रैक्टिस यहाँ पे शुरू कर देनी है, क्योंकि अपन नॉर्मल प्रैक्टिस कर चुके हैं, 4 महीने हो गए अपने को पढ़ते हुए। तो पांचवें और छठे महीने में अब मुझे टिप्स पे होना चाहिए कि एक पैरा कंप्लीशन में आई टेक दिस मच टाइम। उससे क्या होगा, आपकी स्ट्रैटेजी बिल्डिंग जो होगी वो बहुत अच्छी होगी, कि पहले वीए करना है या बाद में वीए करना है, मेरे को इतना टाइम वीए में लगता है, इतना टाइम आरसी में लगता है। तो उसके लिए इट विल हेल्प यू एंड इट विल बिल्ड द फाउंडेशन फॉर योर अपकमिंग जर्नी, दैट इज सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर। नेक्स्ट थिंग इज टेस्ट की अगर मैं बात करूं तो 8 8 टेस्ट आपको देने, टॉपिक टेस्ट 8 देने हैं, सेक्शनल टेस्ट भी 8 देने, और हर महीने में 3 3 आपको फुल लेंथ टेस्ट देने। जुलाई में भी 3 देने, 10 10 दिन के अंतर से आप दे सकते हैं आराम से। और अगस्त में भी आपको 3 टॉपिक टेस्ट देने हैं। तो आपके पास 60 दिन का स्पैन है, उसमें आपको 6 टेस्ट देने हैं। तो ये 10 10 11 11 दिन के गैप से भी दोगे तो इट विल वर्क। तो आराम से आप 10 दिन में एक मॉक दे रहे हो, तो एनालिसिस के लिए काफी टाइम मिल जाएगा। तो आप एनालाइज भी कर पा रहे हो, आप प्रैक्टिस भी कर पा रहे हो, एंड दिस इज हाउ वी हैव रीच्ड इन अगस्त एंड नाउ वी आर एंटरिंग सितंबर एंड अक्टूबर, विच इज क्रूशियल फॉर रिवीजन, क्योंकि हम ऑलमोस्ट सारा सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। सो व्हेन इट कम्स टू सितंबर, अब मेरी सिर्फ थोड़ी सी चीजें बची हुई थी मैथ्स में, बहुत ही लाइट है मैथ्स मेरा 2 महीने के लिए, सिर्फ मॉडर्न मैथ्स करनी। मॉडर्न मैथ्स में स्टेटिस्टिक्स, स्पेशल इक्वेशंस, उस टाइप के टॉपिक, और आपका प्रोग्रेशन मतलब एपीजीपी वाले जो होते हैं वो। और अब क्योंकि मेरे पास बहुत लाइट सिलेबस बचा है, मैं सिलेबस पूरा कंप्लीट कर चुका हूँ, तो अब मेरे जो रॉन्ग क्वेश्चन जा रहे हैं मॉक में, उनको उठा उठा के बार बार सॉल्व करूंगा, और अब बैक टू द बेसिक्स वापस जाऊंगा कॉन्सेप्ट में, कि क्यों गलत हो रहा है वो देख के आपको सॉल्व करने। नेक्स्ट थिंग इज कॉम्प्रिहेंसिव टाइम बाउंड प्रैक्टिस। अगेन, अब आपका सिलेबस डीआईएलआर का भी खत्म हो गया है, सब कुछ आपने सॉल्व कर लिया। तो हेयर यू एंटर इनटू अ फेज जहां पे आपको कोई भी सेट आ जाए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सजेस्ट करूंगा मैं, वो उठा के उनकी प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, टू अंडरस्टैंड की व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन, और जो भी रॉन्ग क्वेश्चन हुए मॉक के क्वेश्चन, तो वो उठा उठा के यहाँ पे सॉल्व करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे। नेक्स्ट, आरसी प्रैक्टिस, पीवाईक्यू, आरसी की प्रैक्टिस करनी है, पर अब सोर्स क्या हो जाएगा अपना, पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पे we will go and solve RC, and then 360 degree practice, you have to make detailed notes, पैरा कंप्लीशन, पैरा समरी में जो ट्रिक्स होती हैं, टेक्टिक्स होते हैं, कहाँ पे गलत हुआ, क्यों गलत हुआ, वो एक एक चीज मैं डिटेल नोट्स में लिखूंगा, और उसी से सीख के मैं आगे इसकी प्रैक्टिस करूंगा। एंड अगेन यू in both the sections, whether it is RC or VA, in both the sections you have to go with the wrong questions in the mock। जो भी अभी तक रॉन्ग क्वेश्चंस हुए वो आपको बहुत डिटेल में एनालाइज करने हैं, उससे नोट्स निकालने, उससे स्ट्रैटेजीज निकालने, उससे टेक्टिक्स निकालने, और वो सब कुछ याद करके यू हैव टू सॉल्व। एंड इफ आई टॉक अबाउट टेस्ट, तो टॉपिक टेस्ट तो अब यहाँ पे बचे नहीं, क्योंकि मैं सारे टॉपिक्स की प्रैक्टिस कर चुका हूँ। यू कैन अपियर फॉर 6 to 8 सेक्शनल टेस्ट एंड 6 to 8 फुल लेंथ टेस्ट, इट डिपेंड्स कि आप 6 टेस्ट देना चाहते हो या 8 देना चाहते हो, पर जितने भी टेस्ट हो शर्त सिर्फ एक ही है, और वो शर्त है एनालिसिस डिटेल्ड होना चाहिए। एंड हियर वी एंटर इनटू आवर द नवंबर, है ना, उसको मैंने पहले द नवंबर नोटिफाई किया हुआ था। एंड व्हाई इट इज कॉल्ड द नवंबर, क्योंकि इट इज जस्ट मॉक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड रिवीजन, दैट्स इट। यहाँ पे मैं कुछ भी नया नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं सब कुछ कर चुका हूँ, मेरे पास बहुत अच्छे से टाइम था, मैंने अच्छे से सिलेबस डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, एंड दिस इज हाउ आई एम डूइंग। अब आप सोच रहे होंगे सर ये आपने स्टेप्स क्यों बनाए ग्रीन कलर के,
ठीक है। तो उसके लिए ये स्टेप्स नहीं है, ये सिर्फ आपको अपना टाइम टेबल, यू कैन जस्ट टेक दिस पीडीएफ, आप ऐसे टाइम टेबल बना लो। एंड जैसे मेरे ये टॉपिक हो चुके हैं, यू कैन डू देम एज ग्रीन। जो बचे हुए, जैसे मेरा ग्रामर एंड वोकैब बच गया था, मैं नहीं कर पाया मार्च अप्रैल में, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी या मैं कुछ और कर रहा था, तो उसकी वजह से आगे जाना, तो उसको येलो मार्क कर लूंगा। तो टाइम टेबल पूरा बना लेना है अभी से नवंबर का, और उसमें जो होता जाए उसको कलर कोडिंग करते जाना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि ऐसा नहीं आपको लग रहा है यार नंबर प्रैक्टिस सर मैं जून जुलाई में करूंगा, मेरे को थोड़ा प्रेशर बिल्ड होगा, इसलिए मैं हायर मैथ्स पहले करना चाहता हूँ, काइंड ऑफ हायर मैथ्स, डिटेल हायर मैथ्स तो आती नहीं है ना। तो आप वो भी कर सकते हो, डिपेंड्स कि आपका सिलेबस कितना कंप्लीट हो गया, आप जो सोर्सेज फॉलो कर रहे हैं वो सोर्सेज पे आपका फंक्शन ग्राफ तक आप पहुंचे हो या नहीं, इसलिए मैंने ये लास्ट में किया है, क्योंकि जनरली ये टॉपिक्स जो है वो लास्ट में कवर करवाए जाते हैं, तो वो आप इधर उधर किया जा सकता है, बट ये सब कुछ होना चाहिए। इसमें से कुछ भी अगर स्किप किया तो भाई 99 से सीधा 95 परसेंटाइल हो जाएगा। ठीक है। तो आपको ये सारा कुछ फॉलो करना है, एंड दिस शुड बी योर रोड मैप टू 99.99 परसेंटाइल इन कैट। यस, मैं गारंटी दे रहा हूं, इतनी मेहनत अगर कर ली और इस तरीके से फॉलो कर लिया जो मैंने बोला है, तो 99.99 लाने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। एंड लेटेस्ट एनालाइज की सर कैसे अप्रोच करना है चीजों को, आपने सिलेबस भी बता दिया, आपने बता भी दिया कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, बट अब कोई टॉपिक मैंने सॉल्व किया तो हर एक टॉपिक में यू हैव टू डू दिस एनालिसिस, इन चार चीजों में से कहीं एक लाई कर रहा होगा। या तो आप टॉपिक स्टार्ट ही नहीं किया, अभी तक आपने स्टार्ट नहीं किया, तो उसको आप स्टार्ट करोगे तो वो या तो एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट में जाएगा, मतलब मेरा थोड़ा वीक है, मुझे उतने अच्छे से समझ में नहीं आया, तो मेरे को इस पे और मेहनत करनी है, इसको ढंग से रिवाइज करना है, इसके ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है। या फिर वो डायरेक्टली मॉडरेट या स्ट्रांग में जाएगा कि भाई मैंने टॉपिक उठाया और मुझसे धड़ाधड़ क्वेश्चन बनने लगे, उन्हें थोड़ा कॉन्सेप्ट पढ़ा और मेरे से हर क्वेश्चन बन रहा है, तो इट विल गो इनटू मॉडरेट और स्ट्रांग एरिया। wherever it goes in areas of improvement और in moderate और strong। आपको अगर areas of improvement में जा रहा है तो आपको उसको moderate और strong बनाना ही पड़ेगा। आप ऐसे नहीं कर सकते कि छोड़ दो, अरे तो आता ही नहीं है छोड़ देते, नहीं, आपके पास बहुत टाइम है, आप आराम से हर एक टॉपिक जो भी आपको लगता है इज अ वीक टॉपिक और वो फॉल्स इन द रीजन ऑफ एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट, तो आप आसानी से उसको कन्वर्ट कर सकते हैं मॉडरेट और स्ट्रॉन्ग में। And once you are done with this, then you can convert each and every topic which falls in the region of moderate or strong to X factor topic। X factor topic कैसे होता है? टॉपिक देखा आंसर आ गया, क्वेश्चन देखा आंसर आ गया, ये तो मैं धुरंधर हूँ इस चीज में, आरसी का मैं धुरंधर हूँ, मैं चारों आरसी सॉल्व कर लेता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं तीन ही करता हूँ, मैं पूरे 24 वीआरसी के क्वेश्चन कर लेता हूँ। तो वीआरसी में मेरा बहुत स्ट्रांग है। क्यूए में मेरे फंक्शन के क्वेश्चन कभी गलत नहीं होते, मेरे पीएनसी के क्वेश्चन कभी गलत नहीं होते, तो दीज आर माय एक्स वेक्टर टॉपिक्स। तो इस टाइप में आपको कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है, एंड दिस इज द होल स्ट्रैटेजी फॉर 9 months। यू कैन फॉलो दिस एज अ रिलीजियस बुक फॉर कैट, and if you are following this, I can guarantee, I'm repeating, I can guarantee you will get 99.99 percentile in CAT. So thank you. And for more such videos, for more such recommendations or mentoring, help, anything you need, you can connect with us on various channels like Telegram, Instagram, YouTube, and obviously TR Management Community. With this, I would like to take your leave. All the best. Keep preparing. Have a nice day.